जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। हमारा रोज ये सेशन चलता है दोस्तों रात्रि 9 बजे। ठीक है। अब जिन भी साथियों ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लें। और दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब मास्टर कैडर, यूकेएलटी, एचपी टेट या टेस्ट या फिर आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे बेस्ट ऐप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर आपको दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस और दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। और दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है 10 तारीख को। ठीक है। 10 तारीख को टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और दोस्तों इस प्रतियोगिता में सभी लोगों को भाग लेना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के माध्यम से दोस्तों आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यानी कि सबसे पहले आप प्ले स्टोर में सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। फिर ऐसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजित किया जाता है ना। उन सभी प्रतियोगिताओं में आप शामिल हो सकते हो। ठीक है। और दोस्तों, इसी प्रकार से जुड़ते रहें टेस्ट प्रतियोगिताओं में और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आपका हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मात्र 1200 रुपए में उपलब्ध है। इसको आप दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अपनी ये सीरीज चल रही है दोस्तों, कवियों का सही कालक्रम बताइए। कालक्रम बताना है आपको, 50 नंबर क्वेश्चन है अपना, है ना। सभी को बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, है ना। और सभी लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहें साथियों और आगे बढ़ते रहें। सभी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया मौका है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से आप जुड़ें। और अगला आपका जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, अपन को बताना है कि उत्तर निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम क्या है, सभी लोग बताएंगे। सरहपा है ना, या फिर दोस्तों सरहपा, स्वयंप्रभ सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र, इनमें से हमें बताना है तो कौन है। सही कालक्रम बताएंगे सभी लोग। और सही कालक्रम में आपने जो चयन किया है कि सर सबसे पहले कालक्रम की अगर बात करोगे आप, तो सबसे पहले उठा लो किसको, किसको उठा लो, सरहपा जी को। अब देखो, सबसे पहले तो ए आपका कट जाता है, ए कट जाता है। ठीक है। इनमें से होता है तो इनमें से बात आती है सरहपा की, है ना। सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र और स्वयंप्रभ सूरी, है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है, विकल्प नंबर सी हो जाता है। सरहपा आते हैं, गोरखनाथ आते हैं, हेमचंद्र आते हैं और स्वयंप्रभ सूरी। यहां पर आपको याद रख लेना। यहां पर देखें, सरहपा 769 राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका, है ना। गोरखनाथ 845 राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी, है ना। ये आपको याद रख लेना है, 11वीं शताब्दी होगा ये। ठीक है। और स्वयंप्रभ सूरी ये दोस्तों, ठीक है ना, ये 12वीं शताब्दी होंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। 1088, 1184, 769, ये इनका कालक्रम माना जाएगा। सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र और स्वयंप्रभ सूरी। ठीक है। फिर यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे ले जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, सबसे पहले आपको बताना है कि आला खंड किस ऋतु में गाया जाता है। आला खंड किस ऋतु में गाया जाता है, जल्दी से आपको उत्तर का चयन करना है। आला खंड किस ऋतु में गाया जाता है, बताएं जल्दी से। ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, या फिर दोस्तों, या फिर वसंत, या फिर वर्षा ऋतु में, बताएं। 4 विकल्प है हमारे सामने। आला खंड किस ऋतु में गाया जाता है, जिसको आता है वो फटाफट से उत्तर बताएंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आला पूछा गया और इसी से एक संबंधित रचना है दोस्तों, कौन सी, आला खंड, है ना। अपन ने पढ़ा था ना आला खंड। और दोस्तों आला खंड के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। दूसरा नाम क्या है, परमाल रासो। और परमाल रासो या आला खंड के रचयिता माने जाते हैं कौन, जगनेक। और आला जो गाया जाता है, ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में। ठीक है।
ये भी आपको याद रख लेना। 1230 ईस्वी से संबंधित ये माना जाता है आला खंड, है ना, और ये जगनिक द्वारा रचित माना जाता है। परमाल रासो और ये वर्षा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रख लेना। फिर यहाँ आपको सुमेलित करना है, कुछ रचनाएं दी हैं, खुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर देखो खुमार रासो आपको पता है, मैंने आज ही आपको याद करवाया था, खुमार रासो दलपति विजय, है ना। परमाल रासो मतलब हो जाएगा जगनेक, बीसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद्रबरदाई, ठीक है। और अब्दुल रहमान की कौन सी है, संदेश रासक है। तो यहाँ तो ये सारी रचनाएं आपको बिल्कुल रट गई होंगी, कई बार मैंने याद करवाया है कि खुमार रासो, है ना, दलपति विजय की, परमाल रासो जगनेक, बीसल देव रासो नरपति नाल, है ना, पृथ्वीराज रासो 1192 चंद्रबरदाई, संदेश रासक ये अब्दुल रहमान की रचना है, इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखे गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य माना जाता है, कौन सा, संदेश रासक, ये भी आपको क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है किस रचनाकार की भाषा को संधा भाषा कहा गया, तो बताओ जल्दी से। किन रचनाकारों की दोस्तों भाषा को संधा भाषा कहा गया, ये हमें चयन करना है। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया, ये बताना है क्वेश्चन, ये बताएंगे सभी लोग। संधा भाषा किन रचनाकारों की भाषा को कहा गया, ये आपको चयन करना है। तो जल्दी से सभी लोग चयन करेंगे, उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ये बताओ किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। तो आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि बौद्ध सिद्ध, है ना। आपको पता है कि जो सिद्ध थे वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, है ना, वज्रयान शाखा या सहजयान शाखा से संबंधित थे, है ना। सिद्ध साहित्य जो थे सिद्ध थे, तो यहाँ पर आपका उत्तर ए चला जाता है। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। और दोस्तों, है ना, या फिर संध्या भाषा, या फिर यह नाम मुनिदत्त या अद्वै वज्र ने दिया था, तथा साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा ये कहा जाता है ना। और दोस्तों संध्या भी आता है, कौन सा, संध्या भी मैंने आपको बताया था कि संध्या भी ऑप्शन में आता है, तो याद रख लेना ये संध्या भी सही होता है और संध्या भी सही होता है ना। दो में से एक ऑप्शन में आता है कभी कभी, है ना, कभी कभी अगर दोनों आ जाए तो संध्या आपको लगा के आना है, ठीक है। और एक आ जाए जैसे संध्या दिया है तो संध्या आपको लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे आता है दोस्तों कि उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है कि इनकी काव्य भाषा क्या थी। विजयपाल रासो की काव्य भाषा क्या थी, चर्या गीत की क्या थी, कीर्ति लता की क्या थी और खुसरो की पहेलियां इसकी भाषा क्या थी, ये हमें बताना है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर, यहां पर अपन सीधा सीधा देख लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं। उत्तर नंबर तो सी है, लेकिन यहां पर आ जाओ, यहां पर अपन पूरा देखेंगे इसको। यहां पर ये देखो, विजयपाल रासो ये नल्ल सिंह की, है ना, रचना है और ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। चर्या गीत कोश ये सरहपा की रचना है, संधा भाषा में लिखी गई। पदावली विद्यापति की मैथिली भाषा में है, खुसरो की पहेलियां हिंदी में और कीर्तिलता विद्यापति की अबहट्ट में है। तो इनकी भाषा भी आपको पता चल जाती है दोस्तों कि, है ना, चर्या गीत ये सरहपा की है और चर्या पद सबरपा की है। इसको याद कर लेना, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह की रचना अपभ्रंश भाषा में, चर्या गीत कोश सरहपा की संधा भाषा में, पदावली विद्यापति की मैथिली भाषा में, खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की हिंदी में, ठीक है। और कीर्तिलता विद्यापति की अबहट्ट में है। और दोस्तों ये चर्या गीत सरहपा की है और ये चर्या पद सबरपा की है। अब यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपसे कभी चर्या गीत या चर्या पद पूछा जाए तो चर्या पद सबरपा, चर्या गीत कोश सरहपा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर चयन करना है। अगला क्वेश्चन आप बताओगे कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, बताएं जल्दी से।
कौन माने जाते हैं? हेमचंद्र माने जाते हैं, स्वयंभू, रामचंद्र या फिर स्वयंप्रभ सूरी? स्वयंप्रभ सूरी 55 का आंसर आपको बताना है ना दोस्तों? क्या हो जाएगा? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, तो लगभग सभी लोगों को पता है, उत्तर भी आपने देख लिया था कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं स्वयंभू। स्वयंभू के बारे में अपन ने पढ़ा था कि दोस्तों इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि एवं दोस्तों कवि एवं महाकवि 8वीं शताब्दी लगभग 700 है ना 83 के स्वयंभू हैं, यह अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। पयोमचर्यु, रिट्ठणैमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद आदि स्वयंभू की रचनाएं मानी जाती हैं, ये आपको पता है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा था, ये भी आपको पता होगा। तो स्वयंभू के बारे में इतनी चीजें याद आपको चल जाती हैं कि स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, ये आपको पता चल गया। स्वयंभू दोस्तों इनका जो पयोमचर्यु ग्रंथ है ये अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, राम काव्य पर आधारित है, ठीक है। और इनकी रचनाएं रिट्ठणैमिचर्यु हैं, पयोमचर्यु है, स्वयंभू छंद हैं, इनको हमें याद रख लेना, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सरल आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपको बताना कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर रामचरितमानस? सभी लोग आंसर बताएंगे और जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, है ना। और इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करते रहना है, पढ़ते रहना है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ये आपसे पूछा गया, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य दोस्तों पृथ्वीराज रासो, जो कि सभी लोगों को पता है ना। तो ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को तथा प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना। और पृथ्वीराज रासो में 69 समय या समय को सर्ग कहा जाता है, सर्ग हैं, इसको याद रख लेना। और सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणिक माना, ये भी आपको याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किसने अप्रमाणिक माना, तो डॉक्टर बुलर ने इन्हें सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित किया था, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट, है ना। और दोस्तों और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास 1574, पद्मावत 1540, मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य माने जाते हैं। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ना है। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्रह जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? किस रासो काव्य की हैं? ये 57 का आंसर आपको चयन करना है। खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या फिर परमाल रासो की, यानी कि 57 में 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए से यार, है ना, बरस 18 छत्रह जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की मानी जाती हैं? और यहाँ पर ये दो बोलो सर आला खंड से ली गई, और आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। तो परमाल रासो आपका डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है ना। यहाँ पर कुछ पंक्तियां आती हैं कि 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सयार। ये परमाल रासो की पंक्ति है, आला खंड से पंक्ति, और ये पंक्ति किसकी है? जगनिक की है, ठीक है, जगनिक की। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम चाकुरानम कथित मया, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की ये पंक्ति मानी जाती है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, है ना। ये पंक्ति पृथ्वीराज रासो से ली गई और ये पंक्ति चंद्रबरदाई की है, ठीक है। पीयू चित्तौड़ न आबियू सावण पहली तीज, खुमार रासो से ये पंक्ति ली गई और ये दलपति विजय की मानी जाती है। चलियो वीर हमीर पाए अमर, पा अमर में इड़ी कंपई, हमीर रासो की पंक्ति, और ये पंक्ति सारंगधर की मानी जाती है, ठीक है। इनको हमें याद रख लेना है। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आते हैं, यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आ जाओ। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? जल्दी से बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 58 का आंसर क्या हो जाएगा? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया, ये आप लोग बताएंगे।
और 58 का आंसर बताना है। और दोस्तों आपको पता है, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ऐप आपको जरूर डाउनलोड करना है, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आदिकालीन साहित्य में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो किया गया डिंगल। डिंगल भाषा वीर रस की रचनाओं में पूछा गया, इसलिए वीर रस की रचनाओं में आपको लगाना है डिंगल। डिंगल आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। और इसमें इसमें दोस्तों पुरुष वर्गों का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो डिंगल है ये अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर बनी थी, जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। कोमलकांत पदावली के लिए और पिंगल अपभ्रंश और ब्रज भाषा से बनी थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि डिंगल का निर्माण कैसे हुआ, तो अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर के डिंगल है ना, और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा मिलकर के क्या बनाती, पिंगल। तो इनको आपको याद रख लेना, डिंगल पिंगल जो शैली थी है ना, डिंगल जो थी वो कर्कश शैली थी और पिंगल जो थी वो कोमलकांत पदावली से युक्त मानी जाती है ना। और तो दोस्तों ये अपभ्रंश और ब्रजभाषा, ये अपभ्रंश और राजस्थानी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर है कि देसिल बैना सब जन मिठा, देसिल बैना सब जन मिठा, ये बताओ। अपन पढ़ते ना, मिठा मिठा बोल थारो काय बिगड़े, आ गए बोई वाला मिठा, देसिल बैना सब जन मिठा, किसका कथन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति। तो देसिल बैना सब जन मिठा, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये पंक्ति पूछी गई तो बोले सर विद्यापति की पंक्ति है ना। लगा दिया ना आपने विद्यापति। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथ लिखे गए? 16, 13 संस्कृत और 2 अभट्ट, 1 मैथिली, है ना। तो इनको याद रखेंगे। विद्यापति ने अपनी कीर्ति की लता के लिए क्या कहा था? कहानी कहा था। कीर्ति लता रचना के लिए कहानी कहा था, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। तो देसिल बैना सब जन मिठा, ते तेसन जापो अबहट्टा, ये विद्यापति। हमन है ना, हमनम है इश्क मस्ताना, हमन का होशियारी क्या, ये कबीरदास की पंक्ति है ना। और मांगी के खयबो मसीत को सोईबो, ये तुलसीदास की है। लरिकाई को प्रेम कहो अली के कैसे करी के छूटत, ये सूरदास की पंक्ति है। ये पंक्तियां पूछी जाती है हमेशा, इन पंक्तियों को हमें याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आते हैं। आपसे पूछा जाता है शब्दानुशासन के लेखक कौन है? लेखक कौन है असरत्ती जी? शब्दानुशासन के रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, त्रयपाद या फिर स्वयंभू, ये आपको बताना है, ठीक है। और आज टेस्ट था दोस्तों किसका? आधुनिक काल में नई साठोत्तरी कविता का, और दोस्तों नवगीत का, है ना, बैच नंबर 1 का। कल टेस्ट है, कल टेस्ट किसका है? कल टेस्ट है बैच नंबर 2 का, संपूर्ण रीतिकाल का। संपूर्ण रीतिकाल का टेस्ट है। तो शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र हैं। बिल्कुल सही आंसर। आपको यहां पर पता होनी चाहिए दोस्तों कि शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है, और इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है ना। और रश्मि मानसा 1949, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोहा कोश, सरहपा और पयुमचर्यु स्वयंभू की रचनाएं हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है। तो ये शब्दानुशासन क्या है? ये व्याकरण ग्रंथ है, किसका? हेमचंद्र का। इसको सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। और खालिक बारी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। खालिक बारी, हाँ, हेमचंद्र का पाणिनि इसे कहा जाता है। विजय जी बिल्कुल सही, है ना। खालिक बारी किसकी रचना मानी जाती है? खालिक के बारी, खालिक के बारी जाना है, बोले खालिक की बारी, है ना। और खालिक की बारी की आपका बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने बताया। बोले सर खालिक बारी की रचना अमीर खुसरो की है। खालिक बारी अमीर खुसरो इसके रचनाकार हैं। और खालिक बारी कोश ग्रंथ दो सुखने भी इन्हीं की, अमीर खुसरो की है।
हालात कन्हैया, इसके रचनाकार भी कौन है? अमीर खुसरो हैं। इनको याद रखेंगे। नजराने हिंद, पहेलियां, मुकरियां, गजल इत्यादि अमीर खुसरो की रचनाएं मानी जाती हैं। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था दोस्तों अबुल हसन। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको बताना अबुल हसन। ठीक है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि भी कहे जाते हैं अमीर खुसरो, ये भी आपको याद रख लेना है। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? 62 का आंसर। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, खालिक की बारी है ना। और बोले सर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा था वो कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और अगर यहाँ पर साहित्य का अपभ्रंश लग जाता यहाँ पर, तो साहित्य का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपको ही बताना। साहित्य का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपको ही बताना है। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं, थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करते हैं। आ जाते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म जो है असंगत है, सॉरी संगत है। संगत बताना है, संगत कौन सा है, संगत यानी कि सही कौन सा है, ये आपको चयन करना है। तो बताओ, अबुल हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका 63 है। बीसलदेव रासो, नरपति नाल, कुमार रासो, विजयपाल रासो या फिर परमाल रासो, यानी कि 63 में आपको चयन करना है कौन सा युग्म संगत है। संगत बताओ कौन सा है। बीसलदेव रासो, ये रचना नरपति नाल की है, ये तो बिल्कुल सही है ना। खुमाल रासो, ये जगनिक की नहीं है, ये खुमाल रासो दलपति विजय की है। परमाल रासो, ये तो सभी को पता है कि परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाता ए नंबर, सही हो जाता ए नंबर। कौन सा युग्म संगत है? तो बीसलदेव रासो नरपति नाल, है ना। अब यहां पर अपन ने देखा बीसलदेव रासो 2012 सॉरी 1212 ईस्वी नरपति नाल, है ना। खुमार रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नल्ल सेन की रचना, परमाल रासो जगनिक की, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राउल बेल। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने बताया कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और अगला क्वेश्चन यहां आता है कि राउल बेल किसकी रचना है? राउल बेल किसकी रचना है? ये शिलांकित कृति मानी जाती है। और दोस्तों ये भी आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। राउल बेल के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर रोड कवि लिखा है, रोड कवि को कर दो ममता जी, रोड़ा कवि कर दो इसको, रोड़ा कवि, है ना। तो राउल बेल के रचनाकार हैं रोड़ा कवि। रोड़ा कवि हैं विमलेश जी, प्रतिमा जी, राजेश जी। रोड़ा कवि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर आता राउल बेल, रोड़ा कवि, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, पयुम चरयू, स्वयंभू की रचना है ना। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी, यानी कि 65 का उत्तर आपको चयन करना है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए कई बार भी आपका रिपीट होगा। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले कौन हैं? तो रसायन से जो माना है वो माना है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने, ये आपका बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर देखना है कि रसायन से किसने मानी? रामचंद्र शुक्ल ने। राजसूय से किसने मानी? राजसूय से गारसादा तासी ने। राज यश से किसने मानी? हरप्रसाद शास्त्री ने, है ना। रासक से किसने मानी? नरोत्तम स्वामी ने। रास से किसने मानी? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो यहां पर आपको याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा कि रसायन से किसने मानी, आप बताना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आपसे पूछा जाएगा राजसूय से किसने मानी, तो आप बता देना गारसादा तासी ने, है ना। राज यश से किसने मानी? हरप्रसाद
शास्त्री ने, ठीक है। रासक से किसने मानी? नरोत्तम स्वामी। यहां से क्वेश्चन बनता ही है 100%, है ना, 100%। इसको याद रखेंगे अपन लोग, है ना। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा सही है? सही अनुक्रम बताना है आदिकालीन रचनाओं का। ये आदिकालीन रचनाएं हैं, इनका सही अनुक्रम बताओ। क्या हो जाएगा सही अनुक्रम? भरतेश्वर बाहुबली रास, शूली भद्र, शाली भद्र, स्थूल भद्र रास, स्वरी नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। अब ये चार रचनाएं दी हैं, चार रचनाओं में आपको बताना है कि कौन सी रचना सबसे पहले आती है, उसके बाद कौन सी आती है, ये आपको बताना है सतीश जी, है ना। और यहां पर आपका सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास, स्तूली भद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। तो यहां पर इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि दोस्तों यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि भरतेश्वर बाहुबली रास ये 1184 के आसपास की है, शालीभद्र सूरी की। स्थूली भद्र रास 1209 के आसपास है, जिनधर्म सूरी की। नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ी की। और संगीत रत्नाकर ये सारंग देव की 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। तो आपका उत्तर चला जाता है एक की तरफ चला जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालीभद्र सूरी की, इसको भी याद रखना, ठीक है। और यहां पर बताना है पयुम चरयू किसकी रचना है? पयुम चरयू कई बार पूछी गई रचना है ना। मैं बता रहा हूं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार वो ही आते हैं परीक्षाओं में, है ना। अधिकांश वो ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। पयुम चरयू किसकी रचना है? तो ये है आपकी स्वयंभू की, ये तो सभी लोगों को पता है। अब्दुल रहमान की संदेश रासक, विद्यापति की बोले सर पदावली मान लो, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो मान लो। तो यहां पर फिर आ जाते हैं अपन पयुम चरयू राम कथा, रिट्ठनेमी चरयू, है ना, इसे हरिवंश पुराण भी कहते हैं। कृष्ण कथा तथा स्वयंभू छंद जैनाचार स्वयंभू की रचना है, इनको याद रखेंगे। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है ना। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एक ग्रंथ है संदेश रासक, ये याद रख लेना। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, आगे आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। सुमेलित कर लो, थोड़ा सा इसको सुमेलित करो कि ज्योतिषो ठाकुर की रचना कौन सी है ना। ज्योतिषो ठाकुर की कौन सी है सबसे पहले ये बताओ, है ना। और दामोदर की कौन सी है, नरपति नाल की कौन सी है, और दोस्तों रोड़ा कवि की कौन सी है, यहां पर सभी लोग चयन करेंगे। तो अपन ने कई बार पढ़ा है कि ज्योतिश्वर ज्योति से पढ़ना है वर्ण को, वर्णों को हमें काय से पढ़ना है? ज्योति से पढ़ना। तो वर्णों को ज्योति से, तो ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। दामोदर बोले उक्ति व्यक्ति में दम है, उक्ति भुक्ति में, उक्ति व्यक्ति में दम है ना। बोले आपकी उक्ति में दम है, दम है। तो दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल, नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो, रोड़ा कवि की राउल बेल, खुमाण रासो ये दलपति विजय की है, ठीक है। इनको इतनी बार पढ़ना है कि ये क्वेश्चन कभी भूले ना और कभी गलत करके भी ना आए, भूल करके भी। वर्ण रत्नाकर 14वीं सती ज्योतिषो ठाकुर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सती दामोदर दोस्तों जी की मानी, दामोदर पंडित, पंडित दामोदर की मानी जाती है, दामोदर पंडित की, है ना। बीसल देव रासो की दोस्तों 1155, नरपति नाल, राउल बेल, रोड़ा कवि, खुमाण रासो, दलपति विजय की। इन रचनाओं को हमें कई बार पढ़ना है, ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं, इसलिए इनको दूर नहीं करना, क्योंकि आदिकाल की रचनाएं हैं और आदिकाल की रचनाएं पूछी ही जाती हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? कई बार पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया और कई बार हमें उत्तर भी बताना है ना। उत्तर बताओ सभी लोग, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं, 7वीं, 10वीं या फिर 11वीं? ये कई बार एग्जाम में आया पुष्पदंत का कि पुष्पदंत बोले 10वीं पास करना है तो भगवान को पुष्प चढ़ाया आओ। 10वीं पास करना है तो क्या चढ़ा के आओगे? पुष्प चढ़ा के आओ भगवान को। तो 10वीं से पुष्प, है ना, और पुष्प से आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों, है ना। यहां पर याद रख लेना दोस्तों, ये पुष्पदंत माने जाते हैं 10वीं शताब्दी के।
इनको याद रखेंगे। अपभ्रंश के महाकवि हैं, इनको भी याद रखना। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है ना। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें भवभूति कहा था। शिवसेन सेंगर ने पुष्य या पुंड को, है ना, भाका का जड़ कहा है। शिवसेन सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना ना हिंदी का प्रथम कवि। ये वही पुष्य या पुंड है, विद्वानों ने पुष्य को ही माना है पुष्पदंत, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्य, ये पुष्य कवि को भाका का जड़ कहा है। किसने? शिवसेन सेंगर ने भाका का जड़। और पुष्पदंत की 3 रचनाएं हैं दोस्तों। महाप्राण, इसमें कुल 102 संधियां हैं। 63 सलाका पुरुषों का इसमें वर्णन मिलता है ना। और दोस्तों जस हर चरित, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ और इसमें नाम अनुसार यशोधरा, जीवन चरित्र, उनके दोस्तों जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। और नय कुमार चरियु, है ना, इस काव्य में 9 संधियां मिलती है। तो यहां पर आप पुष्पदंत के बारे में पढ़ना कि इनकी 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी। महापुराण, है ना, महापुराण के बाद जस हरचरित और नय कुमार चरियु। ऐसे ही दोस्तों हमने क्या पढ़े थे? स्वयंभू के पढ़े थे। स्वयंभू को अपन ने क्या पढ़ा था कि स्वयंभू की भी 3 रचनाएं मिलती हैं। एक तो मिलती है कौन सी? पयोम चरियु, रिट्ठ नैमी चरियु और स्वयंभू छंद, है ना। तो स्वयंभू छंद भी आपको याद हो गया। और दोस्तों यहाँ पर अपन ने पुष्पदंत के बारे में पढ़ा कि पुष्पदंत की महापुराण, है ना, जस हरचरित और नय कुमार चरियु। तो इस प्रकार से इनकी 3 रचनाएं भी हमें याद हो जाती हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा था? अभिमान मेरु कहा था। काव्य रत्नाकर कवि, कुल तिलक आदि उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो काव्य रत्नाकर कवि किसे कहा जाता? पुष्पदंत को। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। अभिमान मेरु पुष्पदंत और कुल तिलक, ये भी पुष्पदंत को कहा जाता है, ठीक है। अब आपको बताना दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश तो सभी लोगों को लगभग पता है। बोले सर दोहा कोश अगर पूछोगे तो हम उत्तर बता देंगे सरहपा, ठीक है। सरहपा ये तो सभी को पता है कि दोहा कोश, सरहपा और चर्या गीत भी इनकी रचना है। चर्या गीत कोश भी है और दोहा कोश भी है ना। चर्या पद सबरपा की रचना है, चर्या गीत कोश सरहपा की रचना है। इस प्रकार से दोस्तों सरहपा के बारे में याद कर लिया। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना सरहपा को, ये भी याद रख लेना। और दोहा कोश दोस्तों सरहपा 769 यानी कि सरहपा 8वीं सदी के थे और पुष्पदंत थे 10वीं सदी के, ठीक है। इनको याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम कवि की रचना सरहपा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम माने जाते हैं, है ना। और सबरपा 780 की प्रमुख रचना चर्या पद है सबरपा की। यह एक दोस्तों प्रकार का गीत है, सामंत अनुष्ठानों के समय गाया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से निम्न कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। रचना काल की दृष्टि से बताओ क्या उत्तर सही हो जाएगा। कुवलय माला कथा, राउल बेल या फिर दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना। बिल्कुल ये सभी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी गीतिका जी, है ना। नेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं हिंदी साहित्य का, उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है कॉमेडी जी, ठीक है। कुवलय माला कथा, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, इनमें से आपको चयन करना है कि कौन सा इसका दोस्तों बिल्कुल, है ना। और यहां पर आपको याद रख लेना है कुवलय माला कथा, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना। और दोस्तों वर्ण रत्नाकर, तो हमने कुवलय माला कथा भी पढ़ा है दोस्तों। कुवलय माला कथा, राउल बेल भी पढ़ी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी पढ़ी है, वर्ण रत्नाकर भी पढ़ी है। अब दोस्तों गुनी चुनी रचनाएं होती हैं जो हमेशा एग्जाम में बोई बोई पूछी जाती हैं, है ना। जैसे कुवलय माला कथा ये 778 की दोस्तों उद्योतन सूरी की मानी जाती है। राउल बेल 10वीं सदी की रोड़ा कवि की मानी जाती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये याद रख लेना 12वीं सदी की दामोदर शर्मा की है। वर्ण रत्नाकर ये दोस्तों 14वीं सदी की ज्योतिषोर ठाकुर की मानी जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रख लेना है कि कुवलय माला दोस्तों उद्योतन सूरी, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर ये 14वीं सदी की है, ज्योतिषोर ठाकुर की रचना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको याद रख लेना। अब दोस्तों यहां पर हमें सुमेलित करना है, कृतियों को सुमेलित करना है। इन कृतियों को अपन देखते हैं, है ना। यहां पर आपको देखना है दोस्तों इन कृतियों को हमें सुमेलित करना है। स्वयंभू की कौन सी रचना है ना। पुष्पदंत की कौन सी रचना है, सबरपा की कौन सी रचना है। तो अपन ने कई बार पढ़ा है, बोले सर पुष्पदंत की बात आती तो पयोम चरियु लगा दो, है ना।
पुष्प स्वयंभू की बात आती तो पयमचर्यू लगा दो, पुष्पदंत की बात आई तो महापुराण को लगा दो, मैंने कहा लगा दिया। अब्दुल रहमान की बात आई, बोले अब दूर नहीं संदेश भेजना, तो संदेश रासक में लगा दो। सबरपा की बात आई तो चर्या पद में लगा दो, है ना। और दोस्तों यहां पर राउल बेल यहां पर आपको याद रख लेना कि राउल बेल की रचनाकार कौन है, तो बोले सर रोड़ा कवि, है ना। ये शिलांकित कृति है। ये सारी बहुत सारी जो रचनाएं हैं ये रट जाएंगी, है ना। और यहां पर आइए, यहां पर देखिए, ये आते हैं संदेश रासक, अब्दुल रहमान, है ना। और दोस्तों पयुमचर्यू, स्वयंभू, महापुराण, पुष्पदंत, चर्यापद, सबरपा, राउलवेल, रोड़ा कवि। अगला क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, या फिर नाथ साहित्य से, या फिर दोस्तों आपके जैन साहित्य से। ये क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा कि सरहपा का संबंध निम्न में से किससे माना जाता है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे और ये बहुत ही बढ़िया है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है हिंदी साहित्य के कोर्स में, वो शीघ्र ही एडमिशन ले लें, है ना। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, व्यवस्थित होगी, ट्रिक से होगी, विस्तृत होगी, टॉपिक वाइज टेस्ट के आधार पर होगी, डाउट क्लियर के साथ होगी। और दोस्तों सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है, तो उत्तर हो जाता है, बोले सर सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं सरहपा, ये भी याद रख लेना। ठीक है, सरहपा सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में प्रथम है। राहुल सांकृत्य ने इनका समय 769 ईस्वी माना। इनकी रचना दोहा कोश है ना। और सरहपा के नाम अन्य नाम है, इन्हें सरहपाद कहते हैं, सरोज वज्र भी कहते हैं और राहुल भद्र भी कहते हैं। कभी कभी इनके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं, तो इनके अन्य नाम भी हमें पता होने चाहिए कि राहुल सरहपा को सरोज वज्र कहते हैं, सरहपाद कहते हैं और राहुल भद्र भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपका उत्तर हो जाता है ए नंबर, यानी कि सरहपा। और अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है, ये हमें बताना है। यहां पर भावना जी, नेहा चौहान और आराध्या और विश्वास मलिक जी, 74 का आंसर आप बताओगे कि अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा माना जाता है। तो आप लोगों ने लाइक तो कर दिया होगा, सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। ऐप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि ऐप पर 10 तारीख को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है ना। उस प्रतियोगिता में आप भी शामिल हो सकते हो। और अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोस्तों कौन सा, दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा माना जाता है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, है ना। और दोस्तों पंचझटिका, अरिल्य, कड़बक, तोमर, त्रोटक इत्यादि दोहा को अपभ्रंश काल में दूहा कहा जाता था। दूहा, अपभ्रंश में इसे दूहा कहा जाता था। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, परमात्म प्रकाश के बताना है, राम से है, योगिंदु, जोइंदु, हेमचंद्र या फिर मेरु तुंग। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, परमात्म प्रकाश के बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, परमात्म प्रकाश। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बढ़िया है ना। और यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, परमात्म प्रकाश आपसे पूछा गया और उत्तर चला जाता है आपका क्या, योग इंदु या फिर जो इंदु। परमात्म प्रकाश जो इंदु, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहां पर देखो दोस्तों, पाहुड़ दोहा 11वीं सदी राम से है ना। और परमात्म प्रकाश 6वीं शताब्दी जो इंदु, है ना। या फिर दोस्तों योगसार योगिंद्र, है ना। और यहां पर कुमारपाल चरित योग शास्त्र 12वीं सदी हेमचंद्र। और दोस्तों यहां पर ये सारी की सारी रचनाएं दी हैं, सिद्ध हेमचंद्र, शब्दानुशासन, प्रबंध चिंतामणि, मेरु तुंग, है ना। ये रचनाएं दी हैं, इन रचनाओं को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आते हैं, यहां पर आ जाते हैं। यहां पर जो अध्ययन अपन को करना है वो अगला क्वेश्चन अपना 76वां क्वेश्चन है। और 76वें क्वेश्चन से जो हम अध्ययन करेंगे वो कल करेंगे, है ना। इस 76वें अध्ययन से 76 से अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, इसी प्रकार से इस सीरीज से आपको जुड़ा रहना है। अपना एक क्लास 40 मिनट चलती है, 45 मिनट चलती है। ठीक है, ये निरंतर आपकी रोज रात्रि 9 बजे होती है। ये सभी लोग दोस्तों बढ़ सकते हैं। और दोस्तों हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण आपके लिए अगर पढ़ना है, बहुत अच्छे से विस्तृत ट्रिक से पढ़ना है, वो निरंतर अध्ययन करना है, निरंतर टेस्ट लगाना है, टॉपिक के अनुसार टेस्ट लगाना है ना। तो आप जल्दी से एडमिशन लेना है।
सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस आप सर्च कर लेते हो, है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ऐप में हिंदी साहित्य के लिए स्पेशल ऐप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, है ना, तो सभी साथी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेकर अपना अध्ययन कर सकते हैं। निरंतर अध्ययन यहाँ पर चल रहा है बढ़िया तरीके से, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। लता जी, हर्षिता, नीलम जी, विजय यादव जी और नमन जी, ममता जी, कुमारी जी, बहुत बढ़िया, है ना। इसी प्रकार से रीनू जी, राजेश, सुषमा जी, सुनीता देवी, सभी लोग लाइक जरूर करेंगे और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर करना है सभी लोगों को। ठीक है, अर्षदीप जी, बाल गोविंद, अंकुर जी, इंदु, प्रमिला जी, मातृभाषा हिंदी, सोनम जी, नेहा जी, गीतिका, सरिता जी, कॉमेडी जी, अनीता, गीता, प्रमोद जी, मंजू जी और गीता जी, आयुष जी, पूजा वर्मा जी, राजेश जी, सुनीता देवी, पूजा जी, विभा, रीता, सूर्यकांत जी, बहुत बढ़िया, राजेश, कल्पना जी, युवराज जी, अनूप जी, अनिकेत और लालदास जी, लवली जी, अनूप जी, पूजा जी, वीरेंद्र भारती जी, अनूप राजपूत जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। निरंतर आपको इसी प्रकार से तैयारी करना है। अपने मित्रों तक अपना जो सेशन चलता है उसके बारे में बताना है, अपने मित्रों तक जोड़ना है। सभी लोग अध्ययन करें, है ना, सभी लोग निरंतर जुड़े रहें। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। रक्षित जी, सतीश जी और सुलेखा, सीमा, रंजना जी, सुलेखा जी, मनीषा जी, उदय प्रकाश, अनिकेत, पंकज जी, एमडी, एमडी जी, बहुत बढ़िया, पुष्पेंद्र जी, हरिओम जी, रितु जी और ज्ञानेश, युवराज, लता, पूजा जी, विश्वास, मातृभाषा, यशरत्ती साहब जी, है ना, अनीता जी, आयुष जी, पूजा रानी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें। विभा, ममता, श्वेता जी, सूर्या जी, है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सूर्या जी, सूर्यभान जी, नीलम, दया जी, ममता, भावना, सोनू जी, ज्ञानेश, सुनील जी, मनीष, अर्शदीप। दोस्तों आप एक कोचिंग विशेष में जाते हो, आपके डाउट्स क्लियर केवल कोचिंग में होते हैं, आप कोचिंग में जाते हो, लेकिन यहाँ जो अपनी ऑनलाइन कोचिंग चलती है, इस कोचिंग में आप एनी टाइम कभी भी आपको डाउट लगे, आप ग्रुप में आइए, ग्रुप में डिस्कशन करिए। यानी कि जब भी आप पढ़ रहे हो, एनी टाइम कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, कहीं भी आपकी कठिनता हो रही है, वो आप तुरंत तत्काल उसको क्लियर कर सकते हो। ऐसी अपनी कोचिंग और निरंतर एक से बढ़ के एक स्टूडेंट यहाँ पर उपलब्ध हैं, है ना। सारे स्टूडेंट जेआरएफ नेट क्वालिफाई जिनके हैं, पीएचडी वाले स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट हैं और अध्ययन करते हैं, है ना। और अपन कोचिंग जाते हैं तो वहां सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे आपको पढ़ाया जाता है। डाउट क्लियर के लिए फिर दूसरी क्लास में सुबह जाना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको जब तकलीफ हो, जब अध्ययन में कभी डाउट हो, तुरंत आप पूछिए, तुरंत आपका क्लियर होता है ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से सभी लोग जुड़े रहें और दोस्तों अच्छा अध्ययन करें, डिस्कशन करें। जहां पर दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक से एक दोस्तों प्रश्न टेस्ट सीरीज होती हैं, है ना, एक से एक स्टूडेंट सभी करवाते हैं अपनी अपनी तरह से, है ना। और सभी लोगों का जो स्टडी मटेरियल है, धर्मेंद्र जी, सोनम जी, सरिता जी, सभी लोग प्रयास करते हैं, है ना। और हिंदी साहित्य सुधा, ममता, अनीता जी, सभी लोग जुड़े रहें और एक बहुत बढ़िया चैन अपनी बन चुकी है, जहां पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो दोस्तों पहले नेट क्वालिफाई, टेट क्वालिफाई सब कुछ निकाल चुके हैं, फिर भी अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं अपने ग्रुप में और सभी अध्ययन करवाते, आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हम भी आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, जो भी दोस्तों हमारे पास आते हैं, हम उनका डाउट्स क्लियर करते हैं। ग्रुप में तो एक से एक बैठे हैं, पंजाब मास्टर कैडर क्वालिफाई यशरत्ती जी हैं, ममता, रूपल जी, युवराज जी, है ना। और सभी लोग अध्ययन करते रहें इसी प्रकार से। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो निरंतर जुड़े रहें और अपनी तैयारी को निरंतर करें, ठीक है। हाँ, सब क्विज बनाते हैं, रक्षित शर्मा, है ना, अपनी अपनी तरफ से सभी लोग क्विज बनाते हैं। एक बोले एक टेस्ट मेरी तरफ से, एक टेस्ट मेरी तरफ, सभी लोग अपनी अपनी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। बोले आज इतने बजे मेरी टेस्ट सीरीज होगी, फिर अलग अलग टाइम में मेरी आज टेस्ट सीरीज होगी, है ना। तो इस प्रकार से आयुष जी अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन चलता है, मैं देखता हूँ, सभी का डिस्कशन चलता है, सभी के डाउट्स भी क्लियर होते हैं, है ना। तो सभी को धन्यवाद। आपको जहां दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाया जाता है, जहां आपको निरंतर कई टेस्ट टेलीग्राम में करवाए जाते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। तो रेखा जी तड़के,
रीनू जी, आरती सिंह जी और कोक सिंह जी, अर्शदीप जी, सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। सभी को धन्यवाद। सविता सिंह जी, रचित शर्मा, सीता जी, जय हिंद।